तो ये था, 3 लाइट आ रही थी, ब्लू येलो रेड। बताना था कौन सी ब्लू है इसमें से, कौन सी रेड है, कौन सी येलो है। ठीक है, डायग्राम तो कल बना लिया हुआ ना। तो कॉची इक्वेशन बताती है कि किसी भी, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, पर अलग अलग कलर के लिए भी ये जो वेवलेंथ है ना, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन। ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आने का मतलब ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए, जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसके लिए इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल विबग्योर में बात करें, अगर हम, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड के लिए वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर मिनिमम होगा। वेवलेंथ ज्यादा मिनिमम होगा। मिनिमम का एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं 1.5 से सीधा 1 हो जाएगा। 1.50 है व्हाइट लाइट के लिए, तो रेड के लिए मान लो 1.48 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें सबसे हमारे पास जो 3 कलर हैं, एक ब्लू है, येलो है, रेड है, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है हमारे 3 कलर्स में से। अरे 3 कलर हमारे पास कौन से हैं? ब्लू, येलो और रेड, 3 कलर की लाइट आ रही है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ, अगर इसमें ध्यान से देखो, रेड की सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे, तो इसकी मिनिमम है इन तीनों कलर्स में। तीनों कलर्स में इसकी वेवलेंथ मिनिमम है। मिनिमम होगी तो ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, तो लगभग मान लो 1.52 होगा, 1.52 होगा। और येलो के लिए इन दोनों का बीच का होगा, तो येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, अच्छा मान लो ये सरफेस है, इस वाले सरफेस को बनाते हैं पी क्यू, तो ये पी क्यू सरफेस है, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल टू सरफेस। यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। ठीक है, अब या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, या टीआईआर हो सकता है, या ग्रेजिंग एमरजेंस हो सकता है। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो 3 फिनोमेना हो सकते हैं, या तो टीआईआर हो जाए, या रिफ्रैक्शन हो जाए, या फिर ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाए। ग्रेजिंग एमरजेंस कब होता है? जब इंसिडेंट एंगल क्या हो, क्रिटिकल एंगल, तो ग्रेजिंग एमरजेंस होता है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो टीआईआर हो जाता है, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो तो रिफ्रैक्शन होगा। तो क्रिटिकल एंगल किस बात पर डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल किस बात पर डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था साइन सी बराबर 1/μ या 1/n, यही था। अगर बाहर का मीडियम एयर का है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/n। n जितना ज्यादा होगा ये पूरी वैल्यू उतनी कम होगी, n जितना ज्यादा होगा ये पूरी वैल्यू उतनी कम होगी, और ये पूरी वैल्यू जितनी कम होगी ये एंगल भी बहुत स्मॉल होगा, ये एंगल भी बहुत स्मॉल होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके लिए, डायमंड के लिए, कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है 2.42, तो ये पूरी वैल्यू बहुत कम आई थी, और क्रिटिकल एंगल आया था डायमंड का केवल 24 डिग्री। 24 डिग्री पर डायमंड में टीआईआर हो जाता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ना उसका टीआईआर उतना जल्दी होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना उसका टीआईआर क्या होगा? जल्दी होगा।
वो उतना ज्यादा बेंडिंग शो करेगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा बेंडिंग शो करेगा। तो ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ओरिजिनल पाथ ये था। सबसे ज्यादा बेंड कौन सी लाइट हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सबसे ज्यादा बेंड कौन सी हुई है, थर्ड हुई है ना। तो थर्ड वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। कौन सा है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, बोलो सबसे ज्यादा वाला कौन सा? अरे दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा बेंडिंग शो करेगा। तो ये वाला कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू। और सबसे कम बेंडिंग कौन शो करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो ये कलर होगा रेड कलर, और बीच वाला हो जाएगा येलो। तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आए तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, सॉरी सिर्फ जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम बैंड होगा, जिसका वेवलेंथ उससे कम होगा वो और ज्यादा बैंड होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा बैंडिंग शो करेगा। इसलिए सबसे पहले TIR इसने शो करा, इन दोनों ने, इसने शायद ग्रेजिंग इमर्जेंस शो करा या फिर, और इसने रिफ्रैक्शन शो करा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ब्लू कलर, यहाँ आएगा येलो, यहाँ आएगा रेड कलर। ठीक है, लिख लो, यही आएगा। इसमें तो बस तुम्हें ये पहचानना था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम है, इट विल बैंड लीस्ट, ये सबसे कम बैंड करेगा, इट विल बैंड लीस्ट। और ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट विल बैंड मोस्ट, सबसे ज्यादा बैंड करेगा, ये अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा भटकेगा। और ये बीच में रहेगा, वो सबसे कम बैंड करेगा, ये सबसे ज्यादा बैंड करेगा, बीच में रहेगा। अरे TIR कर रहा है तो भी तो बैंड ही कर रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा भटक रहा है। ये था वो, लिख लो, बोलो कुछ पूछना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा है इसमें, मतलब क्रिटिकल एंगल है तो सबसे मतलब मैक्सिमम एंगल माना जाएगा। क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में ना इन तीनों में सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल होगा ब्लू कलर का। और मान लो ये एंगल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल है 37 डिग्री, और ब्लू कलर का क्रिटिकल एंगल कितना है, 35 डिग्री, 35 डिग्री। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना, तो इसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल उतना स्मॉल। तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना, 35 डिग्री, और हमारा इंसिडेंट एंगल इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो TIR कर जाएगा। पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो इसका क्रिटिकल एंगल मान लो 42 डिग्री है, इसका क्रिटिकल एंगल मान लो 38 डिग्री है, इंसिडेंट करा 37 से, तो इसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल है, तो ये सबसे पहले TIR करेगा। इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, तो ये TIR नहीं करेंगे। ये ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा बेंडिंग शो करेगा, बस यहाँ से पता लग जाएगा आंसर। सबसे ज़्यादा बैंड यही हुआ है, ओरिजिनल रास्ता ये था, और ओरिजिनल रास्ते से सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है। वो भी ग्योर वाले में देखते थे, ऐसे आता था, वाइट लाइट आती थी, ऐसे करके ऐसे आते थे, वैसे होते थे, इस तरह से होती थी। तो ओरिजिनल रास्ता तो ये था। सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा हुआ, ये वाला, ये होता था वॉयलेट, और सबसे कम बैंड हुआ ये वाला, ये रेड होता था। तो जो जितना ज़्यादा बैंड हुआ उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हो जाएगा।
लिख लिया? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो। द लाइट ट्रेवलिंग inside an isosceles prism. The light traveling inside an isosceles prism, ठीक है, is necessarily parallel to the base, is necessarily parallel to the base when prism is set for minimum deviation. When prism is set for minimum deviation. When prism is set for minimum deviation. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, यानी ये साइड बराबर है और इस तरह से इंसिडेंट लाइट जा रही है, मिनिमम डेविएशन के केस में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, आई बराबर ये होता है, तो उस केस में ये जो लाइन जा रही है ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बस ये पॉइंट है और कुछ नहीं, ठीक है, बस यही पॉइंट लिखा है आपने। अब ओके, खत्म हो गया प्रिज्म। ऐसा करना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना 9.6 और 9.22, ये दोनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड। 9.6 और 9.22, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। प्रिज्म टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। एक बार देख लेता हूँ, ये सिलेबस में होएगा वैसे। टीआईआर हो गया, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, हाँ है गया। तो टॉपिक का नाम डालो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, स्फेरिकल थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। ये सरफेस है स्फेरिकल सरफेस और ये अनंत तक ऐसे ही सरफेस, पूरा ग्लास का सरफेस है और यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, और ये ग्लास का सरफेस, ये एयर का सरफेस, तो कह देते हैं n2 ग्रेटर देन n1, ठीक है। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहाँ बनेगी वो हमें निकालना है।
तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे डालेंगे, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, है ना, इसका सेंटर यही क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे ये कर्वेचर का जब सर्कल बनेगा पूरा तो उसका सेंटर यही होगा, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे, अब की बार ऐसे तो लाइन, ऐसी लाइन तो है नहीं, इंसिडेंट रे डाली, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल ऐसे डल जाएगा, ऐसे तो है नहीं। जब भी स्फेरिकल सरफेस होता है तो उसका नॉर्मल कहाँ से आता है, सेंटर से, तो ये सेंटर है, यहाँ से इसका नॉर्मल आएगा, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल डालेंगे ऐसे सेंटर से, दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज योर नॉर्मल रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होगा, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट एंगल, इसको θ1 बोल रहे हैं, θ1, ठीक है। लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, पर इट विल बेंड और अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जा रही है, n1 कम है ना, n1 कम है और n2 ज्यादा है, यानी ये रेयर और मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंस है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और ये है नॉर्मल, ऐसे जाती तो बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, इस तरह से लाइट रे पहुंच गई। दूसरी लाइट रे यहाँ से ले लो, एक लाइट रे यहाँ से ले ऐसे, दिस इज सेकंड पॉइंट इंसिडेंट रे, नॉर्मल आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल आएगा ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, कितना एंगल है, जीरो, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा, जीरो, तो सीधे सीधे ही आ जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों रे कहाँ मिली, यहाँ पर, जिस पॉइंट पे मिली वहां क्या बन गई, इमेज, इमेज की दूरी को बोलेंगे v, इमेज की दूरी को क्या बोलेंगे, v, ठीक है। अब हमें निकालना है u, v और r के बीच का रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, अच्छा एक और चीज, ये नॉर्मल रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको θ2 बोल देता। स्केल ले लो एक एक सब, कितने स्केल है मेरे पास, 4 स्केल है, हाँ ले लो, तुम्हारे पास भी है,
लिख लिया? ठीक है, ये हो गया। अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं इसको। ये हो गया पोल तुम्हारा, है ना, ये पोल हो गया। इसका यहाँ से डिस्टेंस तो यू हो गया, ये पता ही है, ये भी हो गया। इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा, ठीक है। इमेज वाले एंगल को बोलते हैं गामा और इस वाले एंगल को बोलते हैं बीटा। हमें निकालनी है रिलेशन यू, वी और आर में। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी रेज रहेंगी वो क्या रहेंगी, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल याद है तुम्हें? जो बहुत ही पास से जाती है ना। तो अगर रेज पैरेक्सियल होंगी ना तो सारे एंगल छोटे रहेंगे, है ना। ऐसे है रेज, तुम सोचो पैरेक्सियल है ऐसे बिल्कुल इसके पास से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी वो भी एकदम ऐसे रहेगी, तो सारे एंगल छोटे ही बनेंगे, दिखाने के लिए बड़ा बनाया। तो रेज अगर पैरेक्सियल है तो एंगल्स जैसे कि θ1, θ2, अल्फा, बीटा, गामा, आर स्मॉल, वो सारे एंगल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। और जो मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया एन, एम, और यहाँ से एक दूरी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया गया इस सरफेस पे, और जिस पॉइंट पे गिरा है वो उस पॉइंट को बोल दिया एन। तो ये जो पी एन दूरी है ये भी बहुत स्मॉल रहेगी। अगर रेज पैरेक्सियल है, पी एन इज नेग्लेजिबल। ये सारी कंडीशन हम लेके चलेंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है भाई। तुम अगर सोचो ये बहुत ही पैरेक्सियल होती है, ऐसे होती, तो ये जो परपेंडिकुलर गिराया गया ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाता। ये देखो ना, परपेंडिकुलर गिरा रहे उसी के ऊपर आया जा रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर। तो पी एन, ये जो दूरी है ये नेग्लिजिबल हो जाएगी अगर ये वाला पॉइंट एम इसके जितना पास होगा। पास होने का मतलब क्या है, ये रेज पैरेक्सियल है। ये सारी कंडीशन लेके चलेंगे। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जिसमें ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट है, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ऐसे और कुछ ऐसे। ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये एंगल है θ1, ये एंगल कितना है, और ये एंगल कितना है, ओ सी, और ये है एन, ठीक है, ठीक है। ये वाला बाहर वाला एंगल है और ये अपोजिट साइड के अंदर एंगल है। तो मैथ कहती है कि θ1 जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। θ1 किसके बराबर होगा, हमें θ1 की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करना है, शुरुआत में हमें θ1 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा या गामा, और θ2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ बीटा गामा अल्फा जिसकी। तो वही कर रहे हैं हम। तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस गामा बीटा। कौन से थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है भाई, ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये जो साइड है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा।
ये जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल, इन दोनों एंगल के जो भी है 60 80 20 100, तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये एंगल, और जो ये एंगल होगा ये वाला एंगल, ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो यही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, थीटा 1 है किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इंटरएंगल OMC। अब आ जाते हैं हम थीटा 2 निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, थीटा 2। थीटा 2 के लिए बताओ, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, हाँ CMI, ये ट्रायंगल ले लिया हमने CMI। अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो बताओ क्या किसके बराबर होगा, बीटा बीटा 2 प्लस, है ना। अरे बोलो, ये है और ऐसे है और कुछ ऐसे है, ये बीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थीटा 2, ये दिया हुआ है गामा, तो बीटा बराबर थीटा 2 प्लस गामा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बीटा बराबर थीटा 2 प्लस गामा, वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वही लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इक्वेशन सेकंड, अच्छा इक्वेशन सेकंड नहीं, अभी हमें तो थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये वहां चला जाएगा तो जाएगा बीटा माइनस गामा, थीटा 2 आ गया बीटा माइनस गामा, यहाँ से थीटा 1 आ गया, ये इक्वेशन 2, यहाँ से थीटा 1 मिल गया, यहाँ से थीटा 2 मिल गया। अब क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सबसे पहले क्या करा, थीटा 1 निकाला, फिर थीटा 2 निकाला, अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, अरे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ का एंगल साइन थीटा 1 इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, यहाँ का साइन थीटा 2। ठीक है। अब तो मैं एक बात बताते हैं, मैथ की बात। तो मैथ की बात यह है कि अगर एंगल बहुत छोटा है ना, तो जो साइन थीटा 1 है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 हो जाता है, और जो टेन थीटा 1 है वो भी अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 हो जाता है, या साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ही हो जाता है, और टेन थीटा भी थीटा ही होता है, बस उसका यूज करेंगे। तो ये दोनों एंगल छोटे हैं, शुरुआत में लिख दिया हमने थीटा 1 थीटा 2 अल्फा बीटा गामा, ये सब स्मॉल एंगल्स है। तो बताओ N1 साइन थीटा 1 को लिख देंगे थीटा 1 इक्वल टू N2, और साइन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा 2। ठीक है, N1 थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, N2 थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस। ठीक है, अब इसके बाद N1 एंगल स्मॉल है, तो ये टेन अल्फा लिखा जा सकता है। अरे थीटा को टेन थीटा लिखो या टेन थीटा को थीटा लिखो, क्योंकि अल्फा एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा। N2 इसको क्या लिख देंगे, टेन बीटा माइनस टेन बीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ करते हैं N1 टेन अल्फा 1 कितना हो जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें अगर टेन अल्फा की वैल्यू निकाले, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज MN, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ON। बोलो टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, फिर से वही परपेंडिकुलर NC इक्वल टू N2। बोलो टेन बीटा कितना हो जाएगा, वही टेन बीटा MN अपॉन NC। बहुत सारे वो हैं इसमें, पूरे ही चैप्टर में, इसमें ऑप्टिक्स में बहुत सारे ये अजम्पशंस बार बार अप्लाई होंगे। MN अपॉन टेन बीटा हो गया MN अपॉन NC। अब बाद में क्या साइन है, माइनस का। ठीक है, टेन गामा कहाँ गया, ये रहा टेन गामा,
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम एन अपॉन एन आई, ये हुआ एम एन अपॉन एन आई। अब क्या होगा एन वन एम एन अपॉन, जो ये ओ एन है इसको हम ओ पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पी एन इज निग्लिजिबल, ये लेंथ बहुत निग्लिजिबल है, तो ओ एन को हम ओ पी भी लिख सकते हैं, प्लस एम एन अपॉन एन सी, एन सी को हम लिख सकते हैं पी सी, इक्वल टू एन टू, एन टू को क्या लिखें एम एन अपॉन एन सी, एन सी को क्या लिख देंगे पी सी, माइनस एम एन को एम एन रहने देंगे, ओहो एम एन अपॉन एन आई को क्या लिख देंगे, बोलो एन आई को पी आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या एन वन एम एन कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहाँ बचेगा वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन पी सी इक्वल टू एन टू, इसमें से भी एम एन कॉमन ले लेंगे, एम एन से ये एम एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एन वन वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन पी सी इक्वल टू एन टू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। एन वन ओ पी क्या है, ओ से लेके पी, ये पी ओ लिख दो इसको, ओ पी को पी ओ भी तो लिख सकते हैं, पी ओ पी सी पी आई। ठीक है, पी से लेके ओ तक की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छा इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस यू, प्लस पी सी क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, प्लस आर एन टू वन अपॉन पी सी क्या है आर, माइनस पी आई भी उसी डायरेक्शन में तो वन अपॉन बी प्लस का है ना, ये तो माइनस का फॉर्मूला है। यहाँ से क्या हो जाएगा एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन वन वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एन वन अपॉन आर, यहाँ एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन बी, आर उस तरफ ले जाओ वी इस तरफ ले आओ, तो हो गया माइनस एन वन अपॉन यू, अरे इसको ऊपर ले गए, ये यहाँ आ गया प्लस एन टू अपॉन बी इक्वल टू एन टू अपॉन आर, और ये वाला वहां जाएगा तो माइनस एन वन अपॉन आर, यहां से हम लिख देंगे एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू आर एलसीएम हो जाएगा और ये बन जाएगा एन टू माइनस एन वन, तो हो गया फॉर्मूला एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। लिख लो, ये पूरा डेरिवेशन है तुम्हारा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का। सबसे पहले थीटा वन निकाला, फिर थीटा टू निकाला, फिर स्नेल्स लॉ लगाया, वहाँ पर थीटा वन थीटा टू रख के ये आ गया पूरा कंप्लीट आंसर।
यहाँ लिख लेना aside from equation 1 and 2. ये मैं से लिख सकता हूँ कि U और B और R को perpendicular form base होता है perpendicular form base ये perpendicular base U B और R तो प्रैक्टिस कर लेना ये डेरिवेशन तो ये फॉर्मूला याद रखना है by B by U equals to लिख लिया ये पानी फैला रहे हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा अब इस फॉर्मूले के लिए कंडीशंस लिख लो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले जब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करोगे सबसे पहली कंडीशन लिखो फॉर्मूला ये रहा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r पहली कंडीशन डायग्राम नहीं बनाया किसी ने डायग्राम तो जगह क्यों छोड़ रहा लिखा नहीं है बहुत स्लो लिखता है हाँ? ये स्कूल में इतना स्लो करवाते हैं काम कौन सा चैप्टर चलता है स्कूल में आज तो सर वो डेरिवेशन करवाई थी वो मीन पावर पावर वाली एसी 2-3 तरीके से कर
क्वेश्चन करने का है। देखो ये कंडीशन जो है जो लिखवा रहे हैं, ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन के साथ तुम्हें कंडीशन लिखनी है, तुम्हें तो डेरिवेशन बस यहीं तक करना पेपर में। ये कंडीशन जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके लिए ये कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशंस लिखो। N2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही है। N2 कौन सा मीडियम होगा? वो मीडियम जिसमें रे जा रही है। यहाँ पे बताओ कौन सा मीडियम में रे जा रही है? लाइट रे यहीं से जाके आ रही है, तो ये मीडियम कहलाएगा N2। ये मीडियम कहलाएगा N2। जिसमें रे जा रही है उस मीडियम को क्या बोलेंगे? N2। ये N2 फॉर्मूला है ना N2, तो N2 कौन सा होगा? जिसमें रे जा रही है उस मीडियम को बोलेंगे N2। जिसमें रे जा रही है उस मीडियम को क्या बोलेंगे? N2। सेकंड पॉइंट, जिस मीडियम से रे आ रही है, जिस मीडियम से रे आ रही है उसको बोलेंगे N1। जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम को बोलेंगे N1। हाँ, तो बताओ यहाँ पहुंच जाओ, किस मीडियम में जा रही है? इस मीडियम में जा रही है, तो इसको बोलेंगे N2। जिस मीडियम से आ रही है उसको बोलेंगे N1। थर्ड पॉइंट लिखो, U, V, R। थर्ड पॉइंट, U, V, R को साइन के साथ पुट करेंगे, को साइन के साथ पुट करेंगे। साइन 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 का मतलब SIGN, साइन के साथ SIGN के साथ पुट करेंगे, मतलब U नेगेटिव है या U पॉजिटिव है ना? अरे U नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, हमेशा रेयर आंसर, ऐसा कुछ नहीं। रेयर आंसर भूल जाओ। जिसमें रे जा रही है वो N2, जहां से रे आ रही है वो N1। कोई नहीं सोचना रे कौन सा रेयर कौन सा डेंसर, सारी कंडीशन ही खत्म, ठीक है। अब वो रेयर है डेंसर है फर्क नहीं पड़ता, जिसमें रे जा रही है वो N2 और जहां से रे आ रही है वो N1, बस खत्म। ये है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि यहाँ रेयर से आ रही है तो रेयर N1 होगा, कुछ नहीं सोच रहा। तो UVR को किसके साथ रखेंगे? साइन के साथ। भाई U पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, तो वो साइन रखना है आपको, नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो साइन। नेक्स्ट लास्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन, कौन सी कहलाएगी? कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे। और सारे मेजरमेंट पोल से लेंगे, और सारे मेजरमेंट कहाँ से लेंगे? पोल से। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, और सारी मेजरमेंट कहाँ से लेंगे? पोल से। और सारी मेजरमेंट कहाँ से लेंगे? पोल से। सारी मेजरमेंट पोल से लेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखो चलो इसी का, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर, light from a point source in air falls
on a spherical glass surface falls on a spherical glass surface, ब्रैकेट ओपन करो, n इक्वल टू 1.5, किसका, ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्लास सरफेस, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्लास सरफेस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्लास सरफेस इज 20 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज्ड. The distance of light source from the glass surface, the distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. Full stop. At what position image will formed? At what position image will formed? करो try. At what position image will formed? कॉन्वेक्स सरफेस ही है, जैसे अपने वाला था ना ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स सरफेस ही है. सर जो ये साइन के साथ खुद करनी है वैल्यूज, इस फॉर्मूले में करनी है. हाँ, इस फॉर्मूले में जो u रखोगे, v रखोगे, r रखोगे, तो साइन के साथ रखना है. एक बार बता देता हूं मैं, फिर कर लेना. देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 100 सेंटीमीटर, मतलब ये पोल है यहाँ पर, यहाँ से ये 100 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, है ना, सेंटर यहाँ होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो u कितना लेना है. अच्छा, पहले तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अंदर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. ठीक है, अब बताओ जिसमें रे जा रही है उसको क्या बोलना है, n2, तो ये हो जाएगा n2. जहां से रे आ रही है उसको क्या बोलना है, n1, ये हो जाएगा n1. ठीक है, n2 पता लग गया, n1 पता लग गया. इसके बाद u कितना है, ये है इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे, तो दिस इज द डायरेक्शन पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना पोल से, पोल से जब ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो u आ जाएगा -100 सेंटीमीटर. r कितना आ जाएगा, r के लिए हम ऐसे जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो r कितना आ जाएगा, +20 सेंटीमीटर. तो r पता लग गया, u पता लग गया, n2 पता लग गया, n1 पता लग गया, v निकाल दो. फॉर्मूला वही है, n2/v - n1/a इक्वल टू, ये जरूरी नहीं इमेज यही बनेगी, कहीं बन सकती है, तो वो तुम्हें फॉर्मूला बताएगा. सर 100 आया प्लस 100. सही है.
इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल डायग्राम बनेगा। स्केल का यूज करो डायग्राम में। ऊंचा हो इतना माँ से है माउंटे ऐसा कर, कल जो लिखवाया था ना वो याद करना स्टार्ट कर दे, ऊपर बैठ जा। हाँ जी बताओ, आ गया आंसर? जिसका आ गया वो अगला करो, जिसका नहीं है वो देख लो आंसर। जिसका आ गया वो ये वाला करो। ये है स्फेरिकल सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर। ये ट्राई करो, इतना मैं ये बताता हूँ। तो फॉर्मूला है भाई हमारा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, n2 कितना है? 3/2 या 1.5, इसको मैं 3/2 लिख दूं। ठीक है, v कितना है? v तो निकालना है। माइनस n1 कितना है? n1 है 1। 10 सेंटीमीटर। हाँ, n1 कितना है? n1 है 1। और u कितना है? u है -100 इक्वल टू n2 माइनस n1। तो n2 हो गया हमारा 3/2 माइनस n1 कितना हो गया 1 और r हो गया 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3/2, ये उल्टा हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 1/100 इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम, 3 माइनस 2/20। ये हो जाएगा 3/2v प्लस 1/100 इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1 और 1/2/20/1। ये हो जाएगा 3/2v प्लस 1/100, 1/2 इंटू में 1/20 उल्टा हो जाएगा। ये हो गया 3/2v प्लस 1/100 इक्वल टू 1/40 हो जाएगा 3/2v प्लस 1/100 इक्वल टू 1/40। 3/2v
ये वहां चला जाएगा तो 1/40 माइनस 1/100। एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा 400, जो भी आएगा एलसीएम, ठीक है, या फिर 200 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 200 एलसीएम आ जाएगा। 40 के पहाड़े में 200 कितने पर आता है 20 5 पर, 100 के पहाड़े में 200 2 पर, 3/2v, तो आंसर आएगा 3/2v इक्वल टू 5 में से दोगे 3/200, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2v इक्वल टू 200, v बराबर ये डिवाइड में जाएगा तो 100 सेंटीमीटर। v आया प्लस का 100, प्लस का 100 का मतलब है रे इमेज यहाँ कहीं बनेगी इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव रे। कैसे बनेगी देख लो ध्यान से, ये वाली रे कैसे बनेगी, ये है इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आएगा नॉर्मल, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी पर ये बैंड करके यहाँ पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे इमेज पर, तो ये बन जाएगी इमेज, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, लिख लो। हाँ इसका 30 आ रहा है, ठीक है, सेम तरह क्वेश्चन है, इसको ही बोलना 30 पता नहीं मुझे, मैंने तो सॉल्व नहीं कर रखा, बस क्वेश्चन लिख रखा, ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन करा देते हैं, उसमें कोई है नहीं हरियाणा बोर्ड के लिए, तो तुम्हारे लिए ये है, ले फोटो खींच लेना, कर लेना क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, ये रहे यहाँ तक, हाँ ये अब इसमें आपको खुद डिसाइड करना है कौन सा N1 होगा कौन सा N2 होगा, जिस जहाँ ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे डालो, वहां से पता लग जाएगा। चाहे तो SST ले आए कर याद करने के लिए, ठीक है, टाइम ना मिलता हो घर पे। क्या हो गया, फोटो नहीं खींच रहे? बस बस यही तक किया। हाँ हैं? बड़ी इमेज आती है। पता है मुझे, निकल ले वो क्वेश्चन वहीं से देख के, मोबाइल से देख के, आगे क्या इतने वाला कर लो। हाँ भाई हो गया, इस वाले में देखो केवल हो गया, इस वाले में ऑब्जेक्ट यहाँ है ना,
तो सबसे पहले इंसिडेंट रे डालो। इंसिडेंट रे से पर क्या पता लगेगा, इंसिडेंट रे से ये पता लगेगा कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये पता लगेगा पहली बात। ये पता लगेगा रे किस डायरेक्शन में जा रही है, किस उसमें जा रही है, किस मीडियम, इस मीडियम में जा रही है तो इसको बोल देंगे n2, और जिस मीडियम से आ रही है उसको बोल देंगे n1। तो n1 पता लग गया, n2 पता लग गया, और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन पता लग गई। तो ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि हो जाएगा -30, और ये है रेडियस की डिस्टेंस जो कि हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। अभी निकालना है, बस करो डायग्राम, तो इतने कर लो। कल करेंगे लेंस टॉपिक, जैसे वो करा था मिरर, अब है लेंस। एरो बनाओ, एरो, बिना एरो के क्या पता लगेगा कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हम्म 30 है ना सेकंड का आंसर। तीस आ रहा है, मेरा तो कुछ और आ रहा है। देखो कहाँ गलती कर रही। हाँ हाँ, क्या आ रहा है, मेरा तो 90 आ रहा है। देखो चेक करो तुम्हारा क्या आ रहा है, चेक करो एक बार, देखो कहीं गलती तो नहीं होगी। n2 है 3y2 vy1 माइनस n1 इज 1, u कितना -30, 3y2 -1 अपॉन r कितना है 10, ठीक है। तो 3/2 1/v प्लस 1/2 3 - 2 अपॉन 2/2 3/2 v प्लस 1/30 इक्वल टू 1/2 अपॉन 10/1 3/2 v प्लस 1/30। ठीक है, ठीक है, सही आ जाएगा आंसर। 90 आ रहा है ना, सही है। 5 मिनट है, एक क्वेश्चन और बोल देता हूँ मैं तुम्हें प्रिज्म का, छोड़ गया था क्वेश्चन बोल देता हूँ, टाइम बचा है तो। कल लेंस से स्टार्ट करेंगे, कल लेंस कल ही से स्टार्ट है। लिखो क्वेश्चन, प्रिज्म का एक क्वेश्चन है।
तो डायग्राम कंप्लीट कर लेना 90 सेंटीमीटर के लिए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल, लिखो, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल gives the values of angle of deviation. The following table gives the values of angle of deviation for different values of the angle of incidence. अरे ऐसे ही टेबल बनाओगे आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे ये वाला, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच का ग्राफ बनवाया था। तो किसी बच्चे ने ये दोनों एंगल मेजर करे 5-6, वो बनाए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 33 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 38 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 50 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 42 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 46 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 52 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 43 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 71 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 50 डिग्री। ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है पहला, इसका फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का, ये जगह छोड़ दो इसके लिए चाहे तो, है ना। फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट पार्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कॉमा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कॉमा, इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस, is the angle of emergence likely to be equal to the angle of incidence itself, angle of incidence itself। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन मतलब इसी में ड्रॉ ए रे डायग्राम showing the passage of a ray of light, through the prism when the angle of incidence has the above value, ट्राई करना है क्वेश्चन। कल करेंगे लेंस, मेरे हिसाब से 2-3 दिन चलेगा लेंस, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, ठीक है।